नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। अब वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। पहली खबर मुंबई से है, जहां नीति आयोग के 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, जहां बैठक पर बोले हैं शिवसेना नेता संजय राउत। नीति आयोग की बैठकें देश की प्रगति के लिए होती रहती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में विकसित भारत 2047 के विकसित राज्य पर नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नीति आयोग की बैठकें देश के प्रगति के लिए होती रहती हैं। उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के लिए अधिकतम धन लाएगी, क्योंकि यह वित्तीय संकट में है। अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हैं पुंछ और गोलीबारी से प्रभावित नागरिक इलाकों का किया है दौरा। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हैं पुंछ और गोलीबारी से प्रभावित नागरिक इलाकों का किया है दौरा, जिसमें पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से की है मुलाकात। इस वक्त की बड़ी खबर बताई जा रही है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हैं पुंछ और गोलीबारी से प्रभावित नागरिक इलाकों का उन्होंने दौरा किया है और इसी के साथ पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से भी की है मुलाकात। राहुल गांधी से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुंछ दौरे में एक स्कूल का दौरा किया है, जहां गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से उन्होंने बातचीत की है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे हैं राहुल गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का दौरा किया है और पाकिस्तान की सीमा पार से गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अब अपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और इस समस्या का जवाब देने का आपका तरीका यह होना चाहिए कि आप खुद पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारा दोस्त बनाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर, राहुल गांधी से जुड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ के एक स्कूल का भी दौरा किया है और पाकिस्तान की सीमा पार से गोलीबारी से प्रभावित छात्रों से बातचीत की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब आपने खतरा और थोड़ी भयावह स्थिति देखी है, लेकिन चिंता ना करें, सब कुछ सामान्य हो जाएगा और इस समस्या का जवाब देने का आपका तरीका यह होना चाहिए कि अब आप खूब पढ़ाई करें और खूब खेलें और स्कूल में ढेर सारे दोस्त बनाएं। नजर डालते हैं जैसलमेर राजस्थान की खबर पर, जहां जैसलमेर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सतर्क और सजग जवान, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ के जवान सतर्क और सजग हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से बताई जा रही है, जैसलमेर राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में सतर्क और सजग जवान है, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ के जवान सतर्क और सजग लगातार बने हुए हैं। तो अगली खबर आपको बता दें, जो सीबीआई अमेरिका से लाए गए हैं भारतीय नागरिक अंगद सिंह चंडोक, जो बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है उन पर आरोप, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दी है। इसकी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो सीबीआई ने अमेरिका से लाए हैं भारतीय नागरिक अंगद सिंह चंडोक, जिसमें बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। खबर राज्य संबद्ध राजस्थान से है, जहां कांकुरोली थाना क्षेत्र में बस दुर्घटना के मामले पर बोले हैं पीएमओ डॉक्टर राजेश रजक, जिन्होंने कहा कि अस्पताल में 17 मरीजों का उपचार चल रहा है। दरअसल कांकरेली
थाना क्षेत्र में बस दुर्घटना पर आर के जिला के अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर यानी पीएमओ डॉक्टर रमेश रजक ने बताया कि बस दुर्घटना में घायल हुए 17 मरीजों का उपचार यहां अस्पताल में चल रहा है और एक व्यक्ति को जयपुर रेफर किया गया है। इसमें 3 लोग मृतक अवस्था में अस्पताल में पहुंचाए गए थे। खबर राजस्थान से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर कंकरोली थाना क्षेत्र में एक बस दुर्घटना का मामला है, जहां पर इस बस दुर्घटना में तमाम लोग घायल हुए थे। वहीं घायलों को लेकर पीएमओ ने कहा कि बस दुर्घटना में घायल सभी 17 मरीजों का उपचार यहां अस्पताल में चल रहा है और एक व्यक्ति को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। इसमें 3 लोग मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। ये जो बस एक्सीडेंट हुआ है उनमें उपचाराधीन मरीज हैं और फाइनल लिस्ट जो अभी हमें बनाई है उसके हिसाब से 17 मरीज हैं जो उपचाराधीन हैं आर के अस्पताल में, और एक मरीज को पांव में ज्यादा चोट पहुंचने से उदयपुर भेजा गया है और 3 लोग मृत अवस्था में लाए गए हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और प्रशासन को भी बता दिया है और ये इनमें अधिकतर लोग बाहर के लोग हैं। उनके परिवारजनों से बातचीत जारी है। परिवारजनों के पहुंचने पर कानून प्रक्रिया के हिसाब से उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। जो घायल लोग हैं उनकी क्या कंडीशन बनी? जो घायल लोग हैं उनमें सभी की हालत खतरे से बाहर है, फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन हमने रखा गया है। 3-4 घंटे हम उनको रखेंगे और जांचों के पश्चात अगर कोई और चोट मिलती है उस हिसाब से उनको एडमिशन कर लिया जाएगा। बाकी के मरीजों को। और अब अगली बड़ी खबर बिहार से है, जब बिहार के बक्सर में अंधाधुंध फायरिंग हुई है और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल बिहार के बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र में अहियापुर गांव में सुबह जमकर गोलीबारी हुई और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बालू गिरने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी की वारदात हुई है। वहीं गोलीबारी से गांव में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बताई जा रही है, जहां पर बिहार के बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में सुबह के जमकर गोलीबारी हुई है और इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनको लेकर बताया जा रहा है कि बालू गिराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें गोलीबारी की वारदात हुई थी। वहीं गोलीबारी से गांव में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अंगद सिंह चंडोक को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अंगद सिंह चंडोक को सीबीआई ने किया है प्रत्यार्पित, जब बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप और अमेरिकी अदालत ने ऑनलाइन धोखाधड़ी में ठहराया था दोषी। दरअसल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने भारतीय नागरिक अंगद सिंह चंडोक को संयुक्त राज्य अमेरिका से सफलतापूर्वक प्रत्यार्पित किया है। चंडोक पर शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से वरिष्ठ अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाकर करोड़ों डॉलर की तकनीकी सहायता धोखाधड़ी करने का आरोप है। चंडोक को एक अमेरिकी अदालत ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में दोषी ठहराया था, जिसमें उसके सहयोगियों ने तकनीकी सहायता प्रदाता के रूप में खुद को पेश किया था। पीड़ितों को बड़ी रकम हस्तांतरित करने के लिए धोखा दिया था। वह अमेरिकी न्याय विभाग के मार्च 2022 के प्रेस बयान के अनुसार उसे इस योजना में उसकी भूमिका के लिए 6 साल की सजा सुनाई गई थी। अब खबर जोधपुर से है, जहां नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले हैं अशोक गहलोत और राहुल और सोनिया गांधी पर जानबूझकर केस दर्ज किया गया है। 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जानबूझकर ईडी का केस दर्ज किया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। वे झूठे केस बनाए गए हैं और 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ है। वे राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछने से
ये सहज नहीं थे, लेकिन उन्होंने वही सवाल पूछा जो जनता के मन में है। वे जनता के सवालों को उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है, यही लोकतंत्र है। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ये ईडी कहां से आ गई? मैं पूछना चाहूंगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तब भी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम कर। हल्द्वानी से है, जहां कॉलोनी निवासियों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया है, जो पेयजल आपूर्ति बाधित होने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे चलने से ये पेयजल लाइनें टूट गई थी, जिन्हें अभी तक दुरुस्त नहीं कराया गया है। दरअसल हल्द्वानी के कालाडूंडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हिम्मतपुर मल्ला में रोड का कार्य चलते हैं, जहां पर जेसीबी से पेयजल लाइनों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के कई कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई है। तो वहीं लोगों को पेयजल नहीं मिलने से उनकी रोजमर्रा की दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर कॉलोनियों के लोगों ने जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन कर अधिकारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। जहां नाराज लोगों का कहना है कि सड़क के कार्य चलने से उनकी पेयजल लाइनें टूट गई हैं और क्षेत्र के अधिकारियों से शिकायत करने पर उनकी नहीं सुनी जा रही। वहीं जल संस्थान के अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिससे उनमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और ही साथ ही पेयजल लाइनों को ठीक कर आपूर्ति सुचारू कर दी जाएगी। महीने से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हम रात दिन उनके देर से फ़ोन कर रहे हैं, लाइनमैन से फ़ोन कर रहे हैं, आएंगे आएंगे। हम मीटिंग में जा रहे हैं और मीटिंग में जा रहे हैं, हमारे पास नहीं आ रहे, कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं आ रहे। सब नले वो मशीन वाला या नले को ऐसा कर रहा है, बिल्कुल उल्टा सुल्टा तोड़ दे रहा है पानी। मतलब ठेकेदार के आदमी की दादागिरी चल रही है वहाँ पर, और कोई भी अधिकारी वहाँ पर साइड में नहीं पहुँच रहा है कि भैया तो ये आराम से कार्य करो और आराम से होना चाहिए कार्य। यहाँ पे इसलिए आए हैं भैया, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। 2 महीने, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं, बिल तो हर महीने आ रहा है, बिल तो हम दे ही रहे हैं, और लेकिन पानी कहाँ से पियेंगे। मेरे तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि टैंकी भी नहीं है नीचे की, और टैंकी मेरे अगर नीचे होती तो सब लोग हमारे वहाँ पर से टैंकर लेके आ रहे हैं, टैंकर मंगा रहे हैं, तब पानी पी रहे हैं। यह है पानी नहीं आ रहा, 2 महीने से पानी नहीं आ, पानी के बिना बहुत परेशान है। तो सर ने अभी तो आश्वासन दे रखा है कि हो जाएगा करके, बाकी देखेंगे बाद में, नहीं होगा तो फिर आएंगे। 2 महीने से और अपना टैंकर मंगा रहे हैं, सरकारी टैंकर भी एक ही दिन आया केवल। टैंकर भी अपना 700 रुपया देके रोज मंगा रहे हैं। आज यहाँ पर हिम्मतपुर तल्ला, हिम्मतपुर मल्ला क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जिनका पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, वो लोग यहाँ पर आक्रोशित होकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आई हुई है, और हम सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और वो उनके वहाँ 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। वो लगातार जेई को फ़ोन कर रहे हैं, सती एक जेई है, उसको लगातार 2 महीने से फ़ोन करो, जेई फ़ोन नहीं उठाता है, और कभी उठाता है तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। तो जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। कॉलोनी, शांति विहार, मैरीगोल्ड कॉलोनी, फन पार्क के लोग आए थे वहाँ से, तो उनकी शिकायत थी कि लास्ट 10 डेज से या 15 डेज से वहाँ सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो उसमें जब उनसे वार्ता की गई और संबंधित जेई से ही पूछा गया संदर्भ में, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि अभी वहाँ रोड का काम चल रहा है, इसमें लोगों के कनेक्शन भी टूट जा रहे हैं। हम ये जो प्रोग्राम है जन जन में राम, ये हम कर रहे हैं दूरदर्शन प्रसार भारती के लिए। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिनको आप चाणक्य के नाम से शायद जानते होंगे,
जिनकी लास्ट फिल्म थी पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, एंड 2022 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। तो ये उनका कॉन्सेप्ट था कि जिस पाथ पे राम चले हैं, जब उनको वनवास हुआ, उसको लेके हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ये दूरदर्शन के पास गए एंड उनको भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है कि वहाँ से जो उनकी की पूरी यात्रा है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं बाय द मीडियम ऑफ। महीने से हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। हम रात दिन उनके देश से फ़ोन कर रहे हैं, डायल से फ़ोन कर रहे हैं। आए अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी विधायक ने अपने आवास पर की है बैठक, जहां कई संस्थानों के अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की है और बैठक में अधिकारियों को किया है निर्देशित, जिसमें विधायक निधि से पूर्ण कार्यों का शीघ्र लोकार्पण करने की बात कही है। दरअसल हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMVN, मंडी परिषद एवं जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और बैठक में हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे तथा पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई है। विधायक सुमित हृदयेश ने वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में उनकी विधायक निधि से पूर्ण हुए कार्यों का शीघ्र लोकार्पण कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वे विधायक निधि खर्च करने में अव्वल रहे हैं। साथ ही क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, विद्युत एवं जल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से आधार पर जल्द से जल्द पूर्ण किए जाएं, ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। चयनित में मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है, उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए, पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीजन आने वाला है, चयनित में मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है, उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम पूर्ण कर पाएँ। तो वही मैंने पहले निर्देश दिए, पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का वासुदेव कुटुंबकम संस्कृत का ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या सच में पूरा विश्व एक परिवार है, या कोई भी देश के अलावा ऐसा सोचता है? तो शायद सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। आज बढ़ती ज़रूरतों के दौर में लोग सिर्फ अपने लिए जीने और अपने बारे में सोचने लगे हैं। ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी हो रहा है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के देश भारत को लेकर चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस कार्रवाई के दौरान स्वदेशी रूप से विकसित हथियारों से अपने हथियारों का दुनिया के देशों के सामने डेमो किया है, सभी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। वहीं अमेरिका के विचार पूरी तरीके से बदले हुए हैं और चीन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है। उधर रशिया भी चिंतित नजर आ रही हैं, जहां पर देखिए रशिया चिंतित क्यों है, और आज इस पर बात करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रूस की चिंता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव हर मंच पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि पश्चिमी देश लगातार चाइना और भारत को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहे हैं कि हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बात को उन्होंने तब भी कहा था जब क्वाड संगठन को बनाया गया था। लावरोव ने कहा था कि पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। ये हमारे अच्छे दोस्त भारत
और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देशों ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। स्पष्ट है कि पश्चिम चीन विरोधी नीति को हवा दे रहा है। यह हमारे अच्छे दोस्त भारत और पड़ोसी चीन के बीच टकराव बढ़ाने के लिए है। पश्चिम के देश इस इलाके में अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। पश्चिम की इस नीति को राष्ट्रपति पुतिन ने बांटो और राज करो बताया था। यह पहली बार नहीं है जब रूसी विदेश मंत्री ने भारत और चीन के संबंधों में पश्चिम की भूमिका की आलोचना की है। इससे पहले 2020 में भी लावरोव ने कहा था कि पश्चिम एक ध्रुवीय विश्व बहाल करना चाहता है, मगर रूस और चीन उसके मातहत नहीं होंगे। वहीं इसी महीने जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के इलाके में हमले कर रहे थे तो उम्मीद की जा रही थी कि क्वाड के सदस्य देश भारत का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्वाड कोई सुरक्षा गठजोड़ नहीं है, लेकिन फिर भी क्वाड को लेकर उदासीनता देखी गई है। रूस की चिंता। रूस की चिंता, भारत की बदलती रणनीति, भारत की सैन्य निर्भरता, बदलाव की तस्वीर, भारत की ओर बढ़ता पश्चिम, भारत का सैन्य आपूर्ति स्रोत बदलता, भारत की नई रक्षा रणनीति, मेक इन इंडिया, डाइवर्सिफिकेशन। रूस की यह चिंता यह स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि भारत के खेमे में कुछ तो चल रहा है जिससे रूस की चिंता बड़ी है। तो आपको बता दें कि रूस का डर है कि भारत की निर्भरता उस पर से खत्म ना हो जाए, क्योंकि सैन्य आपूर्ति के मामले में भारत की निर्भरता रूस पर कम हुई है। भारत सैन्य आपूर्ति के मामले में पश्चिम की ओर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले समय में यह ट्रेंड और बढ़ेगा, जो हाल ही में राफेल एम के रूप में देखने को मिला है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक 2009 से 2013 के बीच भारत का 76% हथियार आयात रूस से होता था, लेकिन 2019 से 2023 के बीच रूस से होने वाला हथियार आयात गिरकर 36% पर आ गया है। हालांकि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस से भारत का व्यापार बढ़ा है, लेकिन ये बढ़ोतरी भारत के ऊर्जा आयात के क्षेत्र में है। पिछले साल दोनों देशों के बीच 66 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था, लेकिन इसमें 40% रूसी तेल था और 36% रूसी हथियार था। भारत आत्मनिर्भर बने, पश्चिम का भारत पर विश्वास, चीन को काबू में करना संभव, रूस की बदलती स्थिति, 1962 का जंग, भारत रूस संबंध और चीन की आक्रामकता, भारत पश्चिम से संबंध सीमित करे रूस, भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़े, भारत नवाचार पर करे फोकस। वहीं पश्चिम को लगता है कि चीन को काबू में करना है तो भारत अहम देश है। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि सीमा पर चीन की आक्रामकता को जवाब देना है तो पश्चिम की मदद जरूरी है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्री का मानना है कि पश्चिम भारत और चीन में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच तो ये है कि भारत रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। अगर चीन का सामना करना है तो रूस इसमें मददगार साबित नहीं होगा, क्योंकि 1962 की जंग में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी। अब रूस खुद ही चीन यूक्रेन के साथ जंग में उलझकर एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। रूस की निर्भरता चीन पर बढ़ गई है। ऐसे में यह संभव नहीं है कि भारत रूस के कहने पर पश्चिम से संबंध सीमित कर ले, क्योंकि चीन लगातार आक्रामक नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला है, और रूस इस दौरान पूरी तरह से बचता हुआ दिखा। हालांकि रूस भी वही बोला जो भारत ने कभी रूस को ज्ञान दिया था कि युद्ध से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पीस, डिप्लोमेसी और डायलॉग से दोनों देश इसे हल करें। ये माना जा सकता है कि चीन में नाराजगी हो, लेकिन भारत जंग के समय भी रूस को आर्थिक तौर पर मदद दे रहा था।
हालांकि इससे बेहतर है कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने पर बल दे, साथ ही रक्षा के क्षेत्र में विश्व के देशों को अपने खेमे में लेकर निर्यात को बढ़ाए और साथ ही नवाचार पर बल दें। अमेरिका की शिकायत रहती है कि भारत रूसी छाया से बाहर नहीं निकल पा रहा और रूस की शिकायत रहती है कि भारत पश्चिम के लिए चीन विरोधी मोहरा बन रहा है। इसे भारत की बढ़ती प्रासंगिकता के रूप में भी देखा जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुविधा के रूप में भी। लेकिन अमेरिका का इतिहास पुराना है कि उसने कभी भारत के पक्ष में नहीं रहा। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौर में भी देखा जा सकता है। हालांकि रूस ने भी पक्ष नहीं लिया, लेकिन जरूरत है कि वासुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ आगे बढ़े और दूसरे देशों पर से निर्भरता कम करे। भारत को अपनी बढ़ती प्रासंगिकता और वैश्विक स्थिति का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसे रूस, अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए भारत को अपनी रक्षा रणनीतियों और निर्यात को बढ़ाना चाहिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।